नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से द स्काई इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जीके जीएस का। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। सवाल क्या है दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बिहार पहले किस में था दोस्तों, बिहार पहले बंगाल में था। किस में था दोस्तों, बंगाल में मिला हुआ था। बंगाल से कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जल दिवस। याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा कि ओडिशा भी पहले बिहार में था। ओडिशा स्थापना हुआ था ओडिशा का 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा का स्थापना, याद रखिएगा ओडिशा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ओडिशा का जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ओडिशा में, तो 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी, याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। याद रखिएगा कि झारखंड का जो स्थापना है, झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 2 जून 2014, ठीक है दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो बिहार के जो राज्यपाल वर्तमान में है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, जो है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। बिहार के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में वो है श्री नीतीश कुमार। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगर हम बात करते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल क्या था कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा भी पहले बिहार में था। ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ, तो ओडिशा जो बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था और 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सेकंड नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है दोस्तों, ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की जो संख्या दोस्तों, इसमें सदस्यों की जो संख्या है, याद रखिएगा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, सदस्यों की जो संख्या अगर हम बात करेंगे कितनी है, 30 है दोस्तों। 30 जो है ये लोकसभा की है, किसकी है, लोकसभा की है सदस्यों की संख्या। अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में, याद रखिएगा लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी है, सदस्यों की जो संख्या है वो है 22। कितनी है दोस्तों,
22 है। 15 किसका है दोस्तों? 15 है लोकसभा का, याद रखिएगा 15 जो है ये लोकसभा का है, लोकसभा सदस्यों की है। अगर हम बात करते हैं कि 15 है लोकसभा का, अगर हम बात करेंगे लोकसभा, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 15 किसका है? लोकसभा का। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में लोकसभा, याद रखिएगा दोस्तों 15 लोकसभा का, और 7 क्या है दोस्तों? 7 जो है ये राज्यसभा का है, याद रखिएगा राज्यसभा का है, याद रखिएगा दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का है 15। देखिए 15 लोकसभा का है, 7 राज्यसभा का है, यानी कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30 है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है। अगर हम बात करते हैं कि लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य है दोस्तों? याद रखिएगा इसमें भी 22 है टोटल, यानी कि 22 सदस्यों की संख्या है किसमें? लोक उपक्रम समिति में। अगर हम बात करेंगे कि याचिका समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है, याद रखिएगा सदस्यों की संख्या, याद रखिएगा सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 15 कितनी है? यानी कि याचिका समिति में सदस्यों की संख्या 15 है, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। प्राक्कलन समिति जो है ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30 है, और 30 जो है ये लोकसभा का है, याद रखिएगा। उसके बाद लोक लेखा समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है, याद रखिएगा, और 15 जो है ये लोकसभा का है, और 7 किसका है? ये राज्यसभा का। अगर हम बात करते हैं कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? संसद का जो उल्लेख है ये 79 में किया गया। अगर हम बात करते हैं स र ला, याद रखिए दोस्तों, स से क्या हो जाएगा? संसद, संसद यानी कि 79 से उल्लेख किया गया है। आर से क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में। अगर हम बात करते हैं लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, और संसद का जो उल्लेख है 79 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि युगांडा, ठीक है, युगांडा एक देश है दोस्तों, युगांडा की जो राजधानी होती है, सवाल पूछ रहा है कि युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की जो राजधानी होती है कंपाला होता है। क्या होता है? कंपाला जो है दोस्तों युगांडा की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर ई में कंपाला, ये क्या है दोस्तों? युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगर हम बात करते हैं डोडोमा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी, याद रखिएगा तंजानिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? डोडोमा, याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी डोडोमा। अगर हम बात करते हैं कि नैरोबी किसकी राजधानी है, तो केनिया एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी, याद रखिएगा केनिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स दोस्तों किसकी राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी, याद रखिएगा कि अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद दोस्तों जगरेब, जगरेब की जो राजधानी है दोस्तों क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया एक देश है, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया एक देश है दोस्तों, याद रखिएगा क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी होता है दोस्तों जगरेब, याद रखिएगा क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? जगरेब, क्रोएशिया, याद रखिएगा क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? जगरेब, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? कंपाला युगांडा की राजधानी है, ठीक है। डोडोमा किसकी राजधानी है? तंजानिया एक देश है जिसकी राजधानी डोडोमा। केनिया की राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। जगरेब किसकी राजधानी है दोस्तों? तो क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? जगरेब। उसके बाद कंपाला, तो इसकी राजधानी है युगांडा का। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी देख लेते हैं, जैसे पूछेगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिताओ। अगर हम बात करेंगे जैसे कि कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या होगा दोस्तों? कनाडा की जो राजधानी का ओटावा होगा, याद रखिएगा कि कनाडा की राजधानी क्या होगा दोस्तों? ओटावा, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या होगा दोस्तों? वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा अमेरिका की जो राजधानी होगा ये वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो दोस्तों ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कनाडा की राजधानी ओटावा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अगर हम बात करते हैं कि चिली एक देश है दोस्तों, चिली की राजधानी क्या हो जाएगा? चिली की राजधानी हो जाएगा सैंटियागो, याद रखिएगा सैंटियागो, ठीक है, सैंटियागो चिली की राजधानी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो राजधानी हो जाएगा दोस्तों ताशकंद, याद रखिएगा ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद। अगर हम बात करते हैं
किसके बारे में? अगर हम बात करते हैं कि यूक्रेन एक देश है जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। याद रखिएगा, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है वो दोस्तों रूबल है, याद रखिएगा। और व्लादिमीर पुतिन जो है ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो सवाल क्या था कि युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, याद रखिएगा। कंपाला जो युगांडा की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का जो संकेत होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन का संकेत N होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 7 होता है। कितना होता है? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उनमें हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है? 7। अगर हम बात करते हैं 8 के बारे में, ये किसका परमाणु संख्या होता है? ऑक्सीजन का, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है दोस्तों? O होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, याद रखिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 7। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन, याद रखिएगा कि वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है 70, अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, याद रखिएगा। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद नाइट्रोजन यानी कि N, ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर हम बात करते हैं कि 11 किसका होता है दोस्तों? तो सोडियम का होता है, याद रखिएगा। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, ठीक है, याद रखिएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, याद रखिएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, सोडियम को चाकू से भी काटा जाता है, सोडियम को, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि M12 जो होता है दोस्तों, ये मैग्नीशियम का होता है, यानी कि Mg मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, सोडियम का 11, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10, ठीक है, कार्बन का 5 होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, देखिए पत्ता जो होता है हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल क्या था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि Hg का संकेत क्या होता है? Hg का संकेत होता है दोस्तों पारा। पारा को हम लोग Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Hg को बोलते हैं पारा। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। अगर हम बात करते हैं पीबी किसको बोलते हैं? सीसा को बोलते हैं, याद रखिएगा। सीसा को क्या बोलते हैं? पीबी क्या होता है दोस्तों? 82, ठीक है, याद रखिएगा। Hg, अगर हम बात करते हैं AU का क्या होता है? सोना होता है, ठीक है। सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 79 होता है। अगर हम बात करते हैं चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है। चांदी को संकेत क्या होता है? Ag, ठीक है, याद रखिएगा 47 होता है, याद रखिएगा। चांदी का संकेत क्या होता है? 47 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि लोहा का क्या होता है दोस्तों संकेत? लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिंक Zn, ठीक है, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जिंक का? तो 30 होता है, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु क्रमांक जो आपको याद करना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? परमाणु, ये सब तत्व है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में। आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन है दोस्तों, तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7 होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है कि मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? देखिए मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा
कि मकर रेखा लिम्पोपो नदी को, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। अगर हम बात करते हैं कि माही नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, याद रखिएगा, माही नदी को कर्क रेखा, ठीक है, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। आपको ध्यान रखना है कि माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी यानी कि मकर रेखा जो है ये लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। कांगो नदी को 2 बार कौन काटती है दोस्तों, याद रखिएगा, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो है ये कांगो नदी को 2 बार काटती है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि माही नदी को 2 बार कौन काटती है दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है, लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन काटती है, मकर रेखा, और कांगो नदी को 2 बार कौन काटती है, विषुवत रेखा। अगर हम बात करते हैं, देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा जो दोस्तों कर्क रेखा, अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात, ठीक है, गुजरात, याद रखिएगा गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ठीक है। चौथा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। उसके बाद बात करते हैं पचमा, क्या हो जाएगा, पचमा हो जाएगा दोस्तों झारखंड, याद रखिएगा, चौथा पचमा, ठीक है। पचमा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। और छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 8वां क्या हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ध्यान रखना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सवाल पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा किन राज्यों की राजधानी से सबसे नजदीक गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से सबसे नजदीक गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 2900 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, याद रखिए दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, तिब्बत में सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सी बनाती है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप, याद रखिएगा माजुली एक द्वीप बनाती है जो कहां बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में बनाती है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी किस राज्य में बनाती है, वो असम में बनाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। उसके बाद फिर गंगा की संयुक्त धारा और ये ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा जब मिलती है वो मेघना कहलाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। सवाल क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं कि 10 सितंबर 1928 में हुआ था, याद रखिएगा कि 10 सितंबर 1928 में इसका स्थापना हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा संस्थापक कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर राव, याद रखिए चंद्रशेखर राव। दूसरा क्या रहेगा दोस्तों, भगत सिंह,
ये सब क्या है दोस्तों, इसका संस्थापक है। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, सुखदेव, याद रखिएगा सुखदेव, ठीक है, याद रखिएगा सुखदेव। अगर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 10 सितंबर 1928 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था स्थापना, चंद्रशेखर राव, भगत सिंह, सुखदेव, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, याद रखिएगा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 12 मार्च 1930 को अगर हम बात करते हैं कि 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा कि दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था, दांडी यात्रा प्रारंभ, याद रखिएगा दोस्तों, दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया गया था, दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था और दांडी यात्रा समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा में नमक कानून का विरोध किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था और इसका जो समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को इसको समाप्त कर दिया गया था दांडी यात्रा को, याद रखिएगा। दांडी यात्रा में दोस्तों याद रखिएगा कितने लोगों के साथ, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ चलकर, ठीक है, नमक कानून का विरोध किए थे, कितना किलोमीटर, याद रखिएगा 378 किलोमीटर के आसपास। अगर हम बात करते हैं कितने दिनों चला था दांडी यात्रा, 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा, याद रखिएगा कितने दिनों तक, 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा। कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि 78 लोगों के साथ इस घटना को अंजाम, यानी कि दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। कितना किलोमीटर, 378 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किए थे, ठीक है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था, याद रखिएगा कि चौरा चौरी घटना, चौरा चौरी जो घटना हुआ था, चौरा चौरी घटना, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये कहां हुआ था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, यानी कि एक पुलिस थाना में ही आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए थे। अगर हम बात करते हैं ये जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी घटना जो हुआ था, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो सवाल क्या था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये कब हुआ था, ये हुआ था 10 सितंबर 1928 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। कितने दिनों तक चला था दांडी यात्रा, 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा, ठीक है। कितना किलोमीटर, 378 किलोमीटर चलकर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किए थे। उसके बाद बात करते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए थे। अगर हम बात करते हैं कि कहां हुआ था चौरा चौरी घटना, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, पूना पैक्ट, अगर हम बात करते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, याद रखिएगा कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश, याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि भारत के कितने राज्य दोस्तों, तो भारत के 5 राज्य। याद रखिएगा कि भारत के 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की जो राजधानी है वह दोस्तों ढाका। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह दोस्तों टका। याद रखिएगा टका जो बांग्लादेश की मुद्रा है, और ये क्या है दोस्तों, राजधानी है किसका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जो है ये वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या हो जाएगा, असम, ठीक है, असम जो हो जाएगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। याद रखिएगा मेघालय, ठीक है दोस्तों, मेघालय। और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। याद रखिएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पचमा हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। एक और राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल 5 राज्य जो है बांग्लादेश का सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। याद रखिएगा, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका। देखिए एक और हो जाएगा दोस्तों मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। एक हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। याद रखिएगा त्रिपुरा। याद रखिएगा त्रिपुरा जो है दोस्तों बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो भारत, अगर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश, भारत, याद रखिए दोस्तों कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद कब हुआ था, तो 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। किससे दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान से। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश, याद रखिएगा किसके पहले किसके कब्जे में था, पाकिस्तान में था, यानी कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 को, 1971 को पाकिस्तान से आजाद हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत के कितना किलोमीटर, यानी कि भारत के कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों कौन, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान, यानी कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के 3 राज्य, याद रखिएगा भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों गुजरात, याद रखिएगा कि गुजरात हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान जो है, राजस्थान दोस्तों पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा पंजाब, याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर हम बात करते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सवाल क्या था कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है ये ढाका में ही स्थित है। याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, बिम्स्टेक का मुख्यालय, याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है ये कहां स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, ये 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहां हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगीति का चतुर्थ संगीति हुआ था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहां पड़ता है दोस्तों, ये जेके यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करते हैं 383 ईसा पूर्व चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम शताब्दी यानी कि कुंडलवन में हुआ था। याद रखिएगा कुंडलवन में हुआ था। याद रखिए कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर पड़ता है दोस्तों। जेके कुंडलवन कहां पर, जम्मू कश्मीर। ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा प्रथम शताब्दी। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है, प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था कौन, अगर हम बात करते हैं प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था दोस्तों, माया देवी। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। याद रखिएगा श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे, तो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां दिए थे दोस्तों,
सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे कहां हुआ था? बोध गया में। तब वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति, और प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा कि आजाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था ये अगस्त 1942 में हुआ था। याद रखिएगा, अगस्त 1942 में ये किसका स्थापना हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। इसका जो स्थापना यानी कि संस्थापक कौन था दोस्तों? इसके जो संस्थापक थे किसका? तो आजाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस जो थे इसके संस्थापक थे किसका? आजाद हिंद फौज का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस जो थे ये आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं कि रास बिहारी घोष, याद रखिएगा दोस्तों, रास बिहारी घोष जो थे ये सूरत अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। याद रखिएगा 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किए थे, यानी कि अध्यक्षता। याद रखिएगा कि अध्यक्षता जो किए थे दोस्तों, अध्यक्षता जो किए थे ये रास बिहारी घोष ने किए थे अध्यक्षता, यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष किए थे। और रास बिहारी बोस, देखिए दोस्तों कंफ्यूजन है, यहाँ पे बोस है, यहाँ पे घोष है। बोस ने क्या किया था? यानी कि रास बिहारी बोस ने किया था आजाद हिंद फौज का स्थापना। रास बिहारी घोष ने क्या किए थे? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में जिसका अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसका अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी घोष ने किए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सुभाष चंद्र बोस भी है। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना जो किए थे, याद रखिएगा फॉरवर्ड, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का जो स्थापना किए थे दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का जो स्थापना किए थे ये किसने किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। कब किए थे? ये 1939 में किए थे। याद रखिएगा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये उड़ीसा में हुआ था। याद रखिएगा उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का? तो ये हुआ था 23 जनवरी, याद रखिएगा कि 23 जनवरी 1897 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस, ठीक है दोस्तों, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में किए थे। ठीक है, रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। रास बिहारी बोस कब किए थे? अगस्त 1942 में किए थे। याद रखिएगा अगस्त 1942 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे जिसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। अगर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। अगर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहां हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। जिस समय इसके वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथगो। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके जो वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो थे। याद रखिए लॉर्ड लिन लिथगो जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को
और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सवाल क्या है दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है? याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? चौथा के बारे में, तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? भोपाल। याद रखिएगा भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? याद रखिएगा 1984 में हुआ था। भोपाल गैस कांड जो हुआ था दोस्तों ये 1984 में हुआ था। और इस गैस में ही किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। भोपाल गैस कांड आपको ध्यान रखना है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ये 1984 में हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस कांड में ही यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। याद रखिएगा आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में जो 1984 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वो अमरावती है। क्या दोस्तों? अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में एक और मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जो है ये वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे लंबा बांध, भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है, वो भी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील, अगर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में जैसे कि याद रखिएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, याद रखिएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी सब उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये रायपुर है। क्या दोस्तों? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्य, कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में जो दोस्तों ये 25 उच्च न्यायालय, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा 25वां जो उच्च न्यायालय दोस्तों, 25वां उच्च न्यायालय, याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा 25वां जो उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो है, पत्तनम जो है ये 25वां उच्च न्यायालय है, यानी कि 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय। याद रखिएगा 25वां जो उच्च न्यायालय है, 25वां जो उच्च न्यायालय है दोस्तों ये कौन है? ये दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सवाल क्या है दोस्तों कि कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा
राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखिएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ये राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है। किसको? अब माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? याद रखिए कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO होता है। याद रखिएगा कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था। याद रखिएगा विटामिन का जो खोज किया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन यानी कि फंक ने क्या किया था दोस्तों? तो विटामिन नाम दिया था। याद रखिएगा कि विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया था? तो फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। फंक ने क्या किया था? फंक ने विटामिन का नाम दिया था। विटामिन नाम किसने दिया था? विटामिन नाम जो है किसने दिया था दोस्तों? फंक ने खोज किया था हॉपकिंस ने। आपको ध्यान रखना है कि खोज किया था हॉपकिंस, और विटामिन को विटामिन नाम किसने रखा था? वो फंक ने रखा था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। याद रखिएगा विटामिन B12 में यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है ये साइनोकोबालामीन होता है। साइनो, ठीक है, साइनोकोबालामीन। याद रखिएगा साइनोकोबालामीन जो है दोस्तों, ये क्या होता है? साइनोकोबालामीन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। याद रखिएगा थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। याद रखिएगा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आपको ध्यान रखना है कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से जो रोग होता है ये कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। याद रखिएगा रतौंधी जो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है दोस्तों गाजर। याद रखिएगा गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला। याद रखिएगा आंवला जो है ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से थायमीन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों आपके सामने 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? याद रखिएगा कि कौन सी झील राजस्थान में स्थित है दोस्तों? संभार झील। याद रखिएगा संभार झील है दोस्तों, ये कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कैसी झील है दोस्तों? ये जो है ये खारे पानी का झील है। याद रखिएगा संभार झील कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा कि संभार झील राजस्थान में स्थित है। और ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है संभार झील। सवाल क्या था कि कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? संभार झील राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करते हैं लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? मणिपुर, जिसका राजधानी क्या होता है? इम्फाल।
तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील जो है दोस्तों, यानी याद रखिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील पर स्थित है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो किस झील पर स्थित है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान है कौन? ये है दोस्तों किबुल लामजाओ, जो किस झील में स्थित है? ये लोकटक झील पर स्थित है। कौन सी झील? लोकटक झील पर स्थित है। याद रखिएगा, लोकटक झील पर स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां स्थित है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं चिल्का झील के बारे में बताया दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील, जो कहां स्थित है? चिल्का झील स्थित है दोस्तों ओडिशा में। कहां स्थित है? ओडिशा में। भारत का एकमात्र खारे पानी का झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि पैंगोंग झील स्थित है, कहां है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा कि लद्दाख में पैंगोंग झील स्थित है। याद रखिएगा कि लद्दाख में पैंगोंग झील स्थित है। लद्दाख में, लद्दाख क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश। आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। संभार झील राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खारे पानी का एकमात्र झील, भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। सवाल क्या कह रहा था कि कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो सांभार झील जो है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल क्या है दोस्तों कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है, ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों चिनाब नदी पर। याद रखिएगा, चिनाब नदी यानी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर यानी कि सलाल विद्युत परियोजना जो है, ये कहां स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये चिनाब नदी पर है। और चिनाब नदी पर कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में सलाल विद्युत परियोजना जो है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि झेलम नदी, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? श्रीनगर। और श्रीनगर जो है ये झेलम नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा, झेलम नदी कहां स्थित है दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। झेलम नदी कहां स्थित? जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं रावी नदी, सतलज, देखिए सतलज नदी के अगर हम बारे में बात करते हैं, ये सतलज नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और सबसे पहले भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदी है सतलज नदी, ये तिब्बत के मानसरोवर झील में प्रवेश करती है। सबसे पहले निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और सबसे पहले भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये शिमला है। क्या है दोस्तों? शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो सवाल था कि सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। याद रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चिनाब नदी। अगर हम बात करते हैं सिंधु की 5 सहायक नदी, याद रखिएगा दोस्तों सिंधु नदी। देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु नदी की जो लंबाई है ये 2880 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील। याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सरोवर झील से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सबसे पहले भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है सिंधु जल समझौता के तहत। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता के तहत भारत इसका 20% और पाकिस्तान 80% पानी यूज करता है, ठीक है। किसके तहत? तो सिंधु जल समझौता के तहत। किस नदी का पानी? तो सिंधु नदी का पानी जो है सिंधु जल समझौता के तहत भारत 20% और पाकिस्तान 80% पानी यूज करता है, ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी कहां जाके गिरती है? तो सिंधु नदी जो दोस्तों ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, यानी कि पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर ये सिंधु नदी गिर जाती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सवाल क्या था? सिंधु की 5 सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? चिनाब। याद रखिएगा, चिनाब जो है दोस्तों ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा याद रखिएगा रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। तीसरा अगर हम बात करते हैं सतलज नदी, सतलज, ठीक है, याद रखिएगा सतलज जो है ये भी सिंधु की सहायक नदी है, सतलज नदी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चौथा अगर बात करेंगे तो झेलम नदी। याद रखिएगा दोस्तों झेलम भी है जो चिनाब इसकी किसकी? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और झेलम नदी,
ये दोस्तों 5 सहायक नदी। एक और क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ब्यास। ब्यास भी है दोस्तों, ये किसका सहायक नदी है, ब्यास, यानी कि चेनाब, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी, यानी कि सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब, याद रखिएगा चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसका, तो सिंधु नदी का। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, याद रखिएगा तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, 1565 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 1526 में क्या हुआ था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1526 को हुआ था। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा इब्राहिम, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। याद रखिएगा अकबर और हेमू, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। कब हुआ था, 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। 1761 में, याद रखिएगा कि 1761 में ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध अगर हम बात करते हैं, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अब्दुल शाह अब्दाली, याद रखिएगा अब्दुल शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और मराठों, याद रखिएगा मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1576 में क्या हुआ दोस्तों, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1576 यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को और 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के ऊपर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। अगर हम बात करते हैं कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, 24 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा कि 24 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण डेज जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे कि
15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी को याद रखिएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों? छुआछूत होता है। क्या होता है? छुआछूत। याद रखिएगा छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। याद रखिएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन का अनुच्छेद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहां इसमें ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 17। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 17 जो है ये क्या है दोस्तों? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ई में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अनुच्छेद 17। याद रखिएगा अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ई हो जाएगा। हम ई में ऐड कर दिए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था इसका आंसर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों। देखिए सवाल क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 के बारे में, देखिए धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये अनुच्छेद 15 में क्या दोस्तों? कि धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये अनुच्छेद 15 में है। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 में क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा। याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में कहा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उपाधियों का अंत, याद रखिएगा उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का जो अंत है दोस्तों, उपाधियों का जो अंत है ये आर्टिकल किस में है? उपाधियों का जो अंत है ये अनुच्छेद 18 में है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दोस्तों? यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी है दोस्तों। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 19 के अनुसार आप बोल सकते हैं, यानी बोलने की आजादी है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आर्टिकल 15 में क्या दोस्तों? आर्टिकल 15 में जो है यानी अनुच्छेद 15 में धर्म लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये क्या है? अनुच्छेद 15 में है। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या था दोस्तों? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन था, यानी कि सवाल था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? याद रखिएगा किस देश की? तो कनाडा देश की। याद रखिएगा कनाडा देश की जो तटीय रेखा है, कनाडा देश की जो तटीय रेखा है दोस्तों, ये सबसे लंबी है। आपको ध्यान रखना है कनाडा देश की जो तटीय रेखा है किसकी लंबी है? कनाडा का। आपको ध्यान रखना है कि कनाडा देश का जो तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगर हम बात करते हैं कनाडा की राजधानी क्या दोस्तों? कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। क्या दोस्तों? ओटावा जो है कनाडा की राजधानी। याद रखिएगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच, याद रखिएगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच, याद रखिएगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? याद रखिएगा 49 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा
49 डिग्री समानांतर रेखा जो है 49 डिग्री समानांतर रेखा, ये किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? एक महाद्वीप है। महाद्वीप के साथ साथ क्या है दोस्तों? देश है, जिसकी राजधानी क्या होता है? कैनबरा होता है। क्या होता है? कैनबरा जो है ये इसकी राजधानी है। किसका दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों जकार्ता, याद रखिएगा, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। सबसे ज्यादा मुस्लिम, याद रखिएगा दोस्तों, कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है, सबसे ज्यादा मुस्लिम, ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है ये कहां पाया जाता है? ये इंडोनेशिया देश में पाया जाता है सबसे ज्यादा मुस्लिम। आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा कि आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? आसियान का जो मुख्यालय स्थित है ये इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 को हुआ था। याद रखिएगा 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। आसियान में टोटल 11 देश शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो जो है दोस्तों ये नॉर्वे की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है, ओस्लो क्या है? ये नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो, ठीक है। तो सवाल क्या था कि किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। कनाडा की राजधानी ओटावा, आपको ध्यान रखना है, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। सबसे ज्यादा पंजाबी किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो पंजाबी है वो कनाडा देश में पाया जाता है। कौन सा देश में? यानी भारत के अलावा सबसे ज्यादा पंजाबी कहां पाया जाता है? कनाडा में। कनाडा को मिनी पंजाब के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कनाडा जो है कनाडा जो दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर, दूसरी सबसे बड़ी देश कौन है दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी देश है दोस्तों कनाडा, याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी देश कौन है दोस्तों? कनाडा। सबसे बड़ी देश कौन है दोस्तों? रूस है। 7वें नंबर पे कौन आता है दोस्तों? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर और जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा है, ठीक है। चलिए अगला है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? याद रखिएगा कि किस महाद्वीप में, महाद्वीप कितने होते हैं दोस्तों? महाद्वीप होते हैं 7। याद रखिएगा महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप होते हैं 7। कौन कौन सा? सबसे पहला अगर बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है और जनसंख्या के मामले में एशिया महाद्वीप 1 नंबर पे आता है। अगर हम बात करते हैं दूसरा में क्या आ जाएगा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। अगर बात करते हैं एशिया यूरोप, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तीसरा क्या आ जाएगा? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। अगर हम बात करते हैं चौथा क्या आ जाएगा दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा? छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंटार्कटिका, याद रखिएगा अंटार्कटिका। उसके सातवां क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। सातवां क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ साथ महाद्वीप भी है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या होता है? कैनबरा होता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया भी एक देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या होता है? वियना। याद रखिएगा बट ये ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा सातवां? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखिएगा 7 महाद्वीप होते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? कैनबरा होता है। इसकी जो राजधानी होता है ऑस्ट्रेलिया का ये कैनबरा होता है। क्या होता है दोस्तों? कैनबरा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। याद रखिएगा अंटार्कटिका जो है ये जनसंख्या के मामले में सबसे कम है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सवाल क्या था कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल
नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं एशिया में कौन कौन सा है, देखिए एशिया में टकला मकान, या देखिएगा टकला मकान जो है दोस्तों एक टकला मकान जो है दोस्तों ये एक मरुस्थल है जो कहां स्थित है दोस्तों, ये चीन में स्थित है। याद रखिएगा टकला मकान एक मरुस्थल है जो कहां स्थित है, ये चीन में स्थित है, एक मरुस्थल, आपको ध्यान रखना है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में आता है। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा दोस्तों गोबी मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों ये कहां स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है ये स्थित है चीन और मंगोलिया के सीमा पर। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल कहां स्थित है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, चीन और मंगोलिया, ठीक है, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है गोबी मरुस्थल। अगर हम बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है बीजिंग, और मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तो उलान बटोर। याद रखिएगा उलान बटोर जो है, उलान बटोर जो है दोस्तों ये मंगोलिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उलान बटोर क्या है दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है दोस्तों, ठीक है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एक महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। जो सबसे गर्म मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल, ये कहां स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। महाद्वीप कितने होते हैं, 7, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप के साथ साथ एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है, कैनबरा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। याद रखिएगा भारत और श्रीलंका को जो है ये पाक जल संधि, याद रखिएगा पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। याद रखिएगा श्री जयवर्धने, ठीक है, जयवर्धने जो है दोस्तों श्री जयवर्धने पूरे कोटे। याद रखिएगा पूरे कोटे जो है श्री जयवर्धने पूरे कोटे है, ये किसकी राजधानी है, ये श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, याद रखिएगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। पाक जल संधि किसके बीच में है दोस्तों, तो ये भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि, याद रखिएगा जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपको बताए थे तिब्बत की राजधानी क्या है दोस्तों, तिब्बत की जो राजधानी है वो लहासा है। याद रखिएगा लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि तिब्बत पे कौन कब्जा कर रखा है दोस्तों, तो तिब्बत पे चीन, यानी कि चीन तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। आपको ध्यान रखना है कि चीन जो है तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। याद रखिएगा तिब्बत की राजधानी लहासा, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग। याद रखिएगा कि बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। याद रखिएगा चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ठीक है। पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गंगा नदी को, याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को
याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? याद रखिएगा कि भारत के, आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल कितने राज्य है दोस्तों वर्तमान में? वर्तमान में जो राज्यों की जो संख्या है वर्तमान में 28 राज्य है, और 8 जो है दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 8 है, और कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे 1 नंबर पे आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? महाराष्ट्र जो है 2nd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे बिहार आ जाता है। याद रखिएगा कि 3rd नंबर पे कौन आता है दोस्तों? बिहार। 3रे नंबर पे, यानी कि जनसंख्या के मामले में प्रथम नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। याद रखिएगा दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? बिहार। याद रखिएगा बिहार जो है तीसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे बिहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? याद रखिएगा कि वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। याद रखिएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो है ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं कि फागू चौहान जो थे दोस्तों, ये वर्तमान में पहले, यानी कि बिहार के पूर्व राज्यपाल कौन थे? यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ से पहले कौन थे? फागू चौहान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। बिहार का स्थापना कब हुआ था? आपको बताया था जो बिहार का जो स्थापना हुआ था ये 22 मार्च 1912 को। याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं जय रामदास दौलत राम, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। याद रखिएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे जय रामदास दौलत राम, बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगर हम बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? मुख्यमंत्री थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जय रामदास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ये वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, और फागू चौहान जो है ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से पहले राज्यपाल थे, ठीक है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस, जल दिवस। बिहार में जो जिला है वर्तमान में, कितना जिला है दोस्तों? बिहार में 38 जिले हैं। अगर बात करते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, याद रखिएगा बिहार में प्रमंडल जो है दोस्तों, याद रखिए कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आज का लास्ट सवाल, 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति, तो वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति, कैवे राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है, जो कहां के रहने वाली है? ये उड़ीसा के रहने वाली है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला से रहने वाली है। कौन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से रहने वाली है।
अगर हम बात करते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? महिला जो राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है। और दूसरी भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आदिवासी में प्रथम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है, जो कहां के रहने वाली है? ओडिशा के रहने वाली है, ओडिशा के मयूरभंज जिले से रहने वाली है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। ये था आज हमारा टोटल 25 प्रश्नों को डिस्कशन कर दिए हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है जिसमें जीके पूछ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपकी हमारी मेहनत, आपकी पहचान है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।